आज पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान मेले में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों से बातचीत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि किसान मेले में किसानों के लिए नए बाजार तैयार करने के साथ साथ नई तकनीक से खेती में सुधार होता है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। इसी दिशा में सरकार ने गेहूँ और गन्ने की खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में नकल रोकने के लिए 2023 में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इसका असर ये रहा कि पिछले 4 सालों में 25,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली, जबकि राज्य बनने के बाद 25 सालों में सिर्फ 40 से 50,000 नौकरियां ही लगी थी। पिछले 4 सालों में 100 से ज्यादा नकल माफियों के सदस्यों को जेल भेजा गया है। उन्होंने हाल के पेपर प्रकरण पर कहा कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला है। आरोपी ने फोन से 12 सवाल बाहर भेजे थे। पेपर 11 बजे से शुरू हुआ और 11:35 पर बाहर आया। अगर लीक हुआ होता तो पहले ही बाहर आ जाता। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में आयोग से करवाई जा रही है और रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर सरकार ने न्यायपूर्ण व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जुलाई 2026 के बाद प्रदेश के सभी मदरसे सरकार द्वारा तय किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार चलाए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों और युवाओं को, नागरिकों को भी भरोसा दिलाया कि सरकार पारदर्शिता, अवसर और सुरक्षा के साथ विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। ये मेरे लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी अन्नदाता भाई बहनों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शानदार विचार, जहां मैंने दो छात्राओं के, एक छात्र के, एक बहन हमारी प्रगतिशील किसान के विचार सुने। बहुत शानदार विषय यहाँ पर आप सबके द्वारा रखे गए हैं और इस वर्ष किसान मेले की इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 200 से अधिक स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से आए कृषि क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टार्टअप उद्यमियों द्वारा लगाए गए हैं। ये आयोजन केवल कृषि उत्पादों एवं यंत्रों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और उनके उद्यमियों के बीच ज्ञान, अनुभव और नवाचार के आदान प्रदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। इस प्रकार से कृषि मेलों के माध्यम से यहाँ हमारे किसान भाइयों को बहुत सुविधा होती है। एक ही स्थान पर नवीनतम कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक यंत्रों और नई शोधों की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं और वहीं उन्हें विशेषज्ञ के अनुभव से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का भी यहाँ पर अवसर मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है इस मेले में प्रदर्शित की जा रही आधुनिक तकनीकी और नवाचारों के माध्यम से हमारे किसान भाई पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अपनी खेती को और अधिक उत्तम बनाएंगे और अधिक टिकाऊ बनाएंगे और लाभकारी बना पाएंगे, जिससे आने वाले समय में उनकी आय दोगुनी हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था भी और देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त बने, समृद्ध बने। भाई बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजनाबद्ध तरीके से आज देश के अंदर काम हो रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और इसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज जहां एक और हम प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसानों के सुरक्षा कवच भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी के वैज्ञानिकों की जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज गुणवत्ता और उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही किसान मानधन योजना
मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसे अनेक योजनाओं द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कल ही आप सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, उन्होंने देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य की कृषि योजना और दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 11,500 करोड़ रुपए की लागत से दलहन उत्पादकता मिशन का भी शुभारंभ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने हेतु फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का भी हमने प्रावधान किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके अंतर्गत अब तक हम राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित भी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट पर 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, नई कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। उसका परिणाम भी हमें दिखाई दे रहा है। यही हमारे इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आज ड्रैगन फ्रूट की खेती लगातार आगे बढ़ रही है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी कृषि वैज्ञानिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारी पारंपरिक कृषि व्यवस्था पर भी जरूर अनुसंधान करें। जाने कि हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से अपनी कृषि सभ्यता को कैसे सुरक्षित रखा, अपनी धरती की उर्वरता को कैसे बनाए रखा और उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसको भी निरंतर सुनिश्चित किया। साथ ही यह भी आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने शोध कार्य और नवीनतम तकनीकों ज्ञान को शीघ्रता से किसानों तक पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञान उनके उत्पादन और आय में वृद्धि का माध्यम बन सके और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। भाई बहनों, आज के इस अवसर पर हम किसानों की प्रगति पर चर्चा करने के साथ साथ अभी प्रदेश में नकल कानून और समान नागरिक संहिता पर भी संवाद करने के लिए भी यहाँ पर एकत्र हुए और अच्छे विचार हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, छात्र और छात्राओं के द्वारा यहाँ पर रखे गए। आज हमारे छात्रों ने इन दोनों विषयों पर बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। इसके लिए मैं उन छात्रों का भी, पूजा का भी, जिसने कार्यक्रम को शुरुआत की, सभी जिन्होंने भाग लिया, दोनों को मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत प्रभावी तरीके से उन्होंने, मुझे लगता है कि कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। 5 मिनट का समय दिया गया था, 5 मिनट में उन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में राज्य में नकल माफियाओं द्वारा लगातार युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इसी को देखते हुए 2023 में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने देश का सबसे कठोर
नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारा राज्य स्थापना का ये 25वां साल चल रहा है और 25 सालों में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कुल नियुक्तियां 40,000 से कम हुई हैं और इन 4 सालों में ये नियुक्तियां 25,000 हुई हैं और जितनी टोटल नियुक्तियां हुई हैं 40,000, उसमें से आप 25,000 माइनस कर देंगे तो आपको स्वयं डिफरेंस पता लगेगा कि इस दौरान कितनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। तो भास्कर जी आप नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर रहे हैं। मैंने 15,000 ज्यादा बोला है, शायद इससे कम ही होगा। ये 21 सालों में ये नियुक्तियां हुई है लगभग 15,000 और 4 सालों में नियुक्तियां हुई है 25,000 और ये कानून लागू होने के बाद 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। आप सबको याद होगा कि 2002 के आसपास एक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी को, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को पटवारी भर्ती के कारण से हटा दिया गया था। इससे पहले यूके SSSC के एग्जामों में तमाम बड़े उनके चेयरमैन से लेकर सभी की संलिप्तता पाई गई और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी ही सरकार के समय में हुआ। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं का भविष्य और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए। जैसा आप सभी को जानते हैं, अभी कुलपति महोदय ने बहुत कम शब्दों में बोला, थोड़ा संकोच भी शायद वो कर रहे होंगे, इसमें संकोच जैसी थोड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब कानून बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने के बाद कानून टूटते नहीं है। कानून तोड़ने वाले भी आते हैं, अपराधी भी आते हैं और उसमें वो भी नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं और कुछ माफिया तंत्र और ऐसे लोग साजिश के तहत भी इन भर्ती परीक्षाओं को, क्योंकि वो देख रहे थे कि 4 साल में एक भी कहीं डेंट नहीं लगा, एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको डेंट किया जाए। और एक सेंटर पर एक परीक्षा में बैठने वाले उसके 12 प्रश्न, पूरे प्रश्न पत्र में से 12 प्रश्न मोबाइल पर लेकर, उसका नाम भी था खालिद, मोबाइल पर लेकर उसको बाहर डाल दिया जाता है। मोबाइल किसी तरीके से अंदर पहुंच जाता है और अपनी बहन को दिया जाता है, हिना उसकी बहन का नाम, और हिना से किसी सुमन के पास चला जाता है और वहां से वो कहीं और चला जाता है। ये पेपर शुरू होता है 11 बजे और बाहर आता है 11:35 पर। अगर पेपर लीक होता तो 10 बजे आ जाता, 9:30 बजे आ जाता मेरे पत्रकार भाई, 11:15 पर आ जाता। तो इसको पेपर लीक कहते। ये था नकल का मामला और नकल के लिए हमने कानून बनाया है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और नकल का कानून उस पर लागू हो गया। एसआईटी की जांच हमने प्रारंभ कर दी और एसआईटी की जांच में जस्टिस यूसी बिहानी हाईकोर्ट के जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने काम किया। हमने कहा जैसे इसका जांच पूरी होकर हमारे पास कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी बीच आप सबको पता है कि कुछ लोग, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी प्रतिपक्ष की पार्टियों ने इसको हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश होने लगी और प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास होने लगा। जो लोग समय समय पर कहते हैं, मुझे हमारे यहाँ के प्रगतिशील किसान भी हैं, देश विदेश के लोग भी आए हुए हैं और हमारे भविष्य के कर्णधार हमारे छात्र और छात्राएं भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ भी हैं, वहां भी हैं। तो इससे बड़ा मंच कौन सा हो सकता है जहां से आवाज पूरे प्रदेश में और देश में न जाए। मैं समझता हूं बहुत बड़ा मंच है यार।
और ऐसे लोग आपने देखा होगा, जब किन्हीं नेताओं के ऊपर एक पार्टी के सर्वोच्च नेता साहबजादे पर जब सीबीआई और ईडी की बात होती है, या उनके नेताओं को ईडी सीबीआई पकड़ती है गलत कामों के लिए, तो ईडी और सीबीआई का वो विरोध करते हैं। और यहां उत्तराखंड में कहने लगते हैं छात्रों और हमारे युवाओं को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए, कि आप सीबीआई की जांच करवाइए, और कहते हैं कि हम इससे पीछे कुछ नहीं मानेंगे। जो समय समय पर कहते थे कि ईडी और सीबीआई इन पर सवाल उठाते थे और कोर्ट से भी, माननीय कोर्ट से भी, न्यायालय से भी फैसले आते थे, तो उनको भी स्वीकार नहीं करते थे। वो लोग इस मामले में युवाओं को आगे करके सीबीआई जांच की मांग करके मामले का राजनीति का लाभ लेने का प्रयास करने लगे। लेकिन इसी दौरान मैंने देखा कि हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के बेटे बेटियां हैं, हमारे परिवार के हैं। मैंने कहा कि वो भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं, सरकार भी उनकी है, बच्चे भी उनके हैं, और गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं देखा। अभी शिव अरोड़ा जी मुझे गाड़ी में कह रहे थे, आते समय चर्चा हो रही थी हमारी, क्या आप अचानक वहां चले गए। मैंने मन में तय किया कि मैं उन बच्चों के बीच में जाकर आज जो उनकी मांग है उसके अनुरूप में निर्णय करूंगा, और मैं उनके बीच में पहुंच गया। मैंने कहा आप अपना कागज दीजिए, क्या चाहते हैं। सीधे थोड़ी देर के लिए उनके बीच में भी अफरा तफरी जैसा माहौल हुआ कि अचानक मैं, वो हमारे ही और सरकार के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं, और मैं उनके बीच में पहुंच गया। थोड़ा आश्चर्य जैसी बात तो थी। तो मैंने कहा आप कागज दीजिए। उन्होंने मुझे 4 मांग लिख कर दी। उन्होंने लिखा कि पहले नंबर पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा कि भर्ती परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा था कि जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज हैं पुराने, जिनको भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना है, उनके मुकदमे वापस होना चाहिए। और एक अन्य मामला था जिसकी आयु सीमा बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई ये मैं आपकी जो है 2 मांग तुरंत यहाँ पर स्वीकार कर रहा हूँ, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। एक तो मैं सीबीआई की जांच के लिए जो है तुरंत कर रहा हूँ, और जिन भी बच्चों को भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेना है उनसे हम मुकदमे भी वापस कर रहे हैं। और जैसी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में जो भी लिखा होगा, जस्टिस ध्यानी बड़े ईमानदार न्यायाधीश रहे, तो उन्होंने पूरी जांच करी और उन्होंने कल मुझे अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसमें उन्होंने संस्तुति करी कि छात्र चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। तो हमने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, जैसा कुलपति जी ने कहा, और हमने जो है उस परीक्षा को निरस्त करने की संस्तुति करी। तो अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उस समय कि अब तो शायद मुझे लगता है सबके मुंह बंदी हो गए हैं, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ और ढूंढेंगे वो। लेकिन उस समय कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा युवाओं के भविष्य और उनके हितों के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, और ये सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून और अधिकार स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हमने उठाया। हमने अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग और व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि शुरुआत में अभी यहाँ पर पूजा ने भी बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था। जो भारत के संविधान निर्माता थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, उस समय उन्होंने इसका प्रावधान किया था। हमने उसी के अनुरूप इस पर काम किया, और इसका मैं अगर श्रेय उत्तराखंड की जनता को भी दूंगा कि उन्होंने हमको जो है यूसीसी लागू करने के लिए प्रेरित किया, हमको समर्थन किया, तो मैं सबसे बड़ा श्रेय उत्तराखंड की जनता को भी देता हूं। क्योंकि 2022 के आम चुनाव में हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ के चुनाव में गए, और हमने उत्तराखंड की जनता के सामने अपना संकल्प रखा, अपना वचन रखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना मैंडेट, अपना आशीर्वाद दे दिया, और हमने भी 1 मिनट की देरी नहीं की। सबसे पहला फैसला कैबिनेट में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए हमने प्रस्ताव किया और उसको पारित कर दिया, और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है।